जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत भी अब ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तरह एक नया लंबी दूरी का स्ट्राइक ड्रोन डेवलप कर रहा है। इसके लिए भारतीय कंपनी आईजी डिफेंस ने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट काल। हाल ही में इसकी कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाई गई है। बता दें कि ये एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ड्रोन की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर हो सकती है और ये 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि ये दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जाकर सटीक हमला कर सकता है, और खासकर उन जगहों पर जहां फाइटर जेट्स को भेजना जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की आधुनिक जंग में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन ही गेम चेंजर बनते जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर प्रोजेक्ट काल सफल होता है तो भारत के पास भी एक ऐसा लंबी दूरी का सटीक स्ट्राइक ड्रोन होगा, जो कि फ्यूचर की यानी कि भविष्य की वॉर स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। और इवन दोस्तों, इस कंपनी के अलावा भी भारत की और भी कंपनियां इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में मेल यूएवी यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाने की दौड़ तेज हो गई है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको मालूम भी है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को कम से कम 87 मेल ड्रोन चाहिए, और अब ये संख्या 150 तक जा सकती है। फिलहाल इस रेस में डीआरडीओ का आर्चर एनजी ड्रोन सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ये अपने साथ ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है। लेकिन अब मैदान में प्राइवेट कंपनियां भी उतर चुकी हैं। अडानी और कल्याणी ग्रुप ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन बनाने की तैयारी की है। इसके अलावा जॉनेट टेक्नोलॉजी अपना बिल्कुल नया JF4 मेल ड्रोन उन्होंने हाल ही में शोकेस किया था। इवन सोलर ग्रुप ने भी अपना विजय अस्त्र ड्रोन पेश किया, और रघुवंशी एरोस्पेस भी अपने नए डिज़ाइन पर काम कर रही है। मतलब अब मुकाबला होगा टेक्नोलॉजी, कीमत और प्रोडक्शन क्षमता का। और ये कंपटीशन दोस्तों भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे देश को बेहतर और सस्ते स्वदेशी ड्रोन मिलेंगे और भारत की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से मजबूत होगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना भी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। भारतीय नौसेना दोस्तों करीबन 400 यानी कि 400 अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को शामिल करने की योजना बना रही है। बता दें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 USVs को शामिल किया है, लेकिन अगले 10 सालों में लगभग 400 ऐसे ही प्लेटफॉर्म शामिल करने का टारगेट रखा गया है। और ये सभी जो बोट्स हैं वो एक जैसी नहीं होंगी दोस्तों। इनमें कुछ छोटी और तेज नावें होंगी, जो कि तटीय इलाकों और नौसैनिक बेस की सुरक्षा करेंगी, जबकि कुछ बड़ी और लंबी दूरी वाली USV होंगी, जो कि खुले समुद्र में लंबे समय तक निगरानी कर सकती हैं। इनका काम होगा दोस्तों समुद्र में संदिग्ध जहाजों पर नजर रखना, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकना और जरूरत पड़ने पर हथियारों से जवाब देना। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जो नावें हैं वो बिना चालक के 24 घंटे लगातार गश्त कर सकती हैं, जिससे सैनिकों की जान का जोखिम भी कम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर भारत की ये योजना लागू हो जाती है तो भारतीय नौसेना के पास एक विशाल अनमैन्ड सरफेस वेसल निगरानी नेटवर्क होगा, जो कि हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा और ताकत दोनों को बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट 75 आई पनडुब्बी प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दोस्तों सामने आया है। दरअसल भारत की कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड ने कहा कि नई पनडुब्बियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बातचीत पूरी हो चुकी है और प्रस्ताव अब सरकार की अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की थ्रिसन मरीन सिस्टम और मझगांव डॉक मिलकर भारत में नेक्स्ट जनरेशन की 6 पनडुब्बियां बनाएंगी, और ये पनडुब्बियां जर्मनी की टाइप 214 डिजाइन पर आधारित होंगी। और ये पनडुब्बियां जर्मनी की टाइप 214 डिजाइन पर बेस्ड होंगी, लेकिन दोस्तों भारत के लिए इन्हें और बड़ा और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। इसकी खासियतों की बात की जाए तो इसमें फुल सेल AIP तकनीक होगी, जिससे कि पनडुब्बी 2 से 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है। लिथियम आयन बैटरीज इसमें लगेंगी, जिससे कि ज़्यादा ऊर्जा और बेहतर स्टेल्थ मिलेगा पनडुब्बियों को। और इन पनडुब्बियों में 18 भारी टॉर्पीडो के साथ क्रूज मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। और एक और बड़ी बात तो ये है कि इन पनडुब्बियों में 45 से 60% तक भारतीय तकनीक शामिल होगी। मतलब साफ है कि अगर प्रोजेक्ट 75I को फाइनल मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय नौसेना को ज़्यादा स्टेल्थ, लंबी दूरी की मारक क्षमता और मजबूत स्वदेशी निर्माण पावर मिलेगी। दोस्तों, वहीं इजराइल की एडवांस सिक्योरिटी टेक कंपनी ऑटोनोमस गार्ड अब भारतीय मार्केट में वो एंट्री कर चुकी है। दरअसल इस कंपनी ने दोस्तों भारत की एक डिफेंस कंपनी के साथ लगभग $1.9 मिलियन का समझौता किया। इस डील के तहत इजराइल की ये कंपनी भारत को आधुनिक सर्विलांस और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराएगी। ये सिस्टम थर्मल इमेजिंग और CMOS सेंसर्स की मदद से दूर से ही संदिग्ध गतिविधियों को पहचान सकते हैं। इनका इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी, महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों और ड्रोन जैसे खतरों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। खास बात यह कि ये सिस्टम रेगिस्तान की गर्मी, बारिश, धूल और ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर इनके ट्रायल्स सफल रहते हैं तो अगले 6 महीनों के अंदर इनकी पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों भारत की दो बड़ी कंपनियां GRSC और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया और इस समझौते का मकसद है नई स्वदेशी नौसैनिक टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड प्लेटफॉर्मों को डेवलप करना। और इस पार्टनरशिप के तहत दोस्तों दोनों कंपनियां मिलकर कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम्स बनाएंगे, जैसे कि जहाजों के इंजन और प्रपल्जन सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग और स्टेबलाइजर सिस्टम और जहाजों के लिए डेक इक्विपमेंट्स। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस पार्टनरशिप में अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी कि USV और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स भी शामिल है, जो कि अनमैन्ड समुद्री प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किए जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों केवल भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। बता दें कि ये साझेदारी दोस्तों भारत की स्वदेशी नौसैनिक तकनीक को और मजबूत करेगी और भविष्य में भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दोस्तों नोएडा की कंपनी IG ड्रोन अब झांसी के एरिज नोट, जो कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, वहां पर एक बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस फैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहां से हर साल लगभग 1 लाख आर्मर्ड FPV स्ट्राइक ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। ये ड्रोन आधुनिक युद्ध में आप सब जानते हैं कि तेज और सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे न सिर्फ भारत की ड्रोन निर्माण क्षमता बढ़ेगी दोस्तों, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार और उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए टेथर्ड UAV मतलब तार से जुड़े हुए खास ड्रोन का परीक्षण कर रही है। और ये ड्रोन दोस्तों सामान्य ड्रोन से अलग होते हैं, क्योंकि ये एक केबल के जरिए जमीन से जुड़े रहते हैं, जिससे इन्हें लगातार बिजली और डेटा मिलता रहता है। इसी वजह से ये ड्रोन करीबन 400 फीट की ऊंचाई पर कई हफ्तों तक लगातार उड़ सकते हैं और 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर सकते हैं। बता दें कि इनमें कई तरीके के सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जैसे कि डे नाइट कैमरे सीमा निगरानी के लिए, रडार जो कि 15 से 20 किलोमीटर दूर तक की गतिविधियां पकड़ सकता है, और इवन एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि दुश्मन के ड्रोन को पहचान सकता है। बता दें कि कुछ नए ट्रायल्स में इन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो कि दुश्मन के ड्रोन, GPS और रेडियो सिग्नल को भी जाम कर सकता है। मतलब अगर इस तरीके के टेथर ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होते हैं तो बॉर्डर पर लंबे समय तक लगातार निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी संभव हो सकती है, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना और आसान हो जाएगा। वहीं दोस्तों मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने ईरान के 6 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए, जबकि सऊदी अरब पर फिर से ईरान ने ड्रोन हमले किए। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को साउथ कोरिया से हटाकर मिडिल ईस्ट भेज सकता है, ताकि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मजबूत किया जा सके। हालांकि इस फैसले का असर एशिया की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका अपने पैट्रियट या फिर थार्ड सिस्टम को कोरियाई प्रायद्वीप से हटाता है तो वहाँ नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ जो टेंशन है वो सिर्फ उसी क्षेत्र तक फिर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर एशिया की सुरक्षा और अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की टेंशन चल रही है, अब केवल लड़ाई यहाँ पर मिसाइलों की नहीं रही। अमेरिका जहाँ मिसाइल, बॉम्बर और प्रिसीजन स्ट्राइक से ईरान की मिलिट्री ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। ईरान का फोकस है गल्फ के जो ऊर्जा मार्ग और अहम ठिकाने उन्हें निशाना बनाया जाए। ईरान ने अमेरिका के बेस जैसे कि बहरीन, कतर, कुवैत और UAE के आसपास के ठिकानों को भी टारगेट करके अपनी क्षमता दिखा दी है। अगर इन क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि कई यूरोपीय देश दोस्तों इस संघर्ष को लेकर टेंशन में नजर आ रहे हैं। मतलब इस जंग में असली सवाल सिर्फ कौन जीतता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या अमेरिका अभी भी गल्फ क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ को बनाए रख पाएगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के सामने Su-30 MKI को अपग्रेड करने को लेकर एक बड़ा फैसला खड़ा है। पहला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रशिया का इर्बिस ई रडार, जो कि ऑलरेडी तैयार है और ये एक भरोसेमंद पीस रडार है जो लगभग 400 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट को पकड़ सकता है, और ये पहले से कॉम्बैट प्रूवन भी है। मतलब जंग में ये अपने आप को साबित कर चुका है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारा खुद का विरूपाक्ष आइस रडार, और ये नया गैलियम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रडार है जो कि अनुमानित रूप से 400 किलोमीटर से ज़्यादा तक फाइटर्स और 600 किलोमीटर से ज़्यादा तक बड़े टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ऐसे में अगर भारत विरूपाक्ष को चुनता है तो Su-30 MKI सिर्फ फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि नेटवर्क से जुड़ा एक मिनी अवाक्स जैसा एयरक्राफ्ट बन सकता है, जो कि दूर से दुश्मन को देखकर बाकी के फाइटर्स को जानकारी दे सकता है। और पीस रडार का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर बात वही आएगी कि रशिया पर डिपेंडेंसी, और साथ ही इसका एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि ये रेडी सिस्टम है तो तुरंत लगाया भी जा सकता है। बात साफ हो जाती है कि इंडियन एयरफोर्स के सामने अब सवाल तो ये है कि आज की भरोसेमंद टेक्नोलॉजी को चुना जाए या फिर भविष्य की स्वदेशी क्षमता को। लेकिन अगर भारत विरूपाक्ष को चुनता है तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ा कदम साबित हो सकता है।
वहीं दोस्तों एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में एक रूटीन मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में हमारे देश के 2 वीर पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसमें कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गर शामिल हैं। ये विमान, जैसे मैंने बताया, कि एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, तभी अचानक रडार से इसका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद भारतीय वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ये हादसा दोस्तों देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि किस वजह से हुई है, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा भारत इन 2 वीर पायलटों को श्रद्धांजलि देता है और उनकी फैमिली के साथ खड़ा है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।